टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन अपने करंट टर्म के बाद स्टेप डाउन करेंगे। इस बड़े लीडरशिप चेंज का टाटा ग्रुप कंपनीज पर क्या इंपैक्ट होगा? सेकेंडली, आईपीओ के लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस को फाइनल वर्डिक्ट समझना रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। 2026 में ऐसे कौन से 5 आईपीओज हैं जिन्होंने लिस्टिंग फ्लॉप होने के बावजूद बाद में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं? और फाइनली, गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक से आगे बढ़कर क्या एआई चिप्स अब एक नया इन्वेस्टेबल एसेट क्लास बन सकते हैं? एनवीडिया का $500 बिलियन से ज्यादा का मेगा प्लान क्या है? और इंडिया में अब 114 नए रफाल जेट्स बनाने का प्लान है और इस बार सिर्फ प्लेन्स इंपोर्ट नहीं होंगे। फ्रांस ने इंडिया के लिए एक डिटेल्ड मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप भी दिया है जिसमें कि टाटा, एल&टी, महिंद्रा और एचएएल सबको अलग अलग रोल्स मिल सकते हैं। इसकी बात होगी ट्रेंडिंग न्यूज में। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और ये है मार्केट्स टुडे, जहां पर हम ऐसी स्टोरीज का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करती हैं। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस रेलेवेंट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन। पहली स्टोरी में 18 अगस्त को टाटा सन्स की एजीएम होने वाली है और सिर्फ 6 दिनों पहले ग्रुप में एक बड़ा लीडरशिप चेंज आ गया है। फरवरी 2027 तक अपने करंट टर्म के बाद एन चंद्रशेखरन ने चेयरमैन के तौर पर रीअपॉइंटमेंट सीक नहीं करने का डिसीजन लिया है एंड दिस इज अ बिग डील। चंद्रशेखरन के टर्म में टाटा ग्रुप ने ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ साथ नए सेक्टर्स में अग्रेसिवली एक्सपेंशन किया। एयर इंडिया को एक्वायर करके एविएशन में टाटा ग्रुप वापस आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ा, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री ले ली ग्रुप ने, बैटरीज में इन्वेस्टमेंट किए और डिजिटल बिजनेसेस को स्केल किया। और नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। टाटा ग्रुप के प्रोवाइडेड फिगर्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट रेवेन्यू FY20 में 7.89 लाख करोड़ रुपीस था, जो कि FY26 में बढ़कर 16.24 लाख करोड़ रुपीस हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 32,000 करोड़ रुपीस से 5 टाइम्स बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपीस हो गया। टाटा की लिस्टेड कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन FY20 में अराउंड 9.31 लाख करोड़ रुपीस था, जो कि FY26 में 24.39 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ इसी एक्सपेंशन ने एक इंपॉर्टेंट डिबेट भी क्रिएट कर दी कि टाटा ग्रुप को अपना पैसा एग्जैक्टली कहां पर लगाना चाहिए। यही डिसएग्रीमेंट टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच एक फ्रिक्शन का मेजर पॉइंट बन गया। ऐसे में फरवरी में चेयरमैन का रीअपॉइंटमेंट का डिसीजन यूनानिमस नहीं होने से चंद्रशेखरन के रीअपॉइंटमेंट पर भी डिसीजन को डिफर कर दिया गया। अब उस बोर्ड मीटिंग को 6 महीने हो भी चुके हैं, लेकिन अब तक इस इशू पर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है और इसी अनसर्टेनिटी को देखते हुए चंद्रशेखरन ने रीअपॉइंटमेंट नहीं लेने का डिसीजन लिया है। अब आगे टाटा ग्रुप के सामने कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं। इसमें सबसे पहला है कैपिटल एलोकेशन। टाटा ग्रुप ने ऑलरेडी न्यू एज बिजनेसेस में ऑलरेडी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कमिट किए हुए हैं। अगर लीडरशिप ट्रांजिशन के बीच इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में अनसर्टेनिटी आती है तो ये प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं। सेकेंडली, एयर इंडिया का टर्न अराउंड और विस्तारा के साथ इंटीग्रेशन अभी एक मल्टी ईयर प्रोसेस है। इस बिजनेस में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन की जरूरत है। और तीसरा इशू है टाटा सन्स खुद। होल्डिंग कंपनी के फ्यूचर स्ट्रक्चर और लिस्टिंग के रिगार्डिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को लेकर भी ग्रुप के डिसीजंस अभी आने बाकी हैं। ऐसे में अब नए लीडरशिप को यह डिसाइड करना होगा कि चंद्रशेखरन के टेन्योर में शुरू की गई अग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को कितना कंटिन्यू किया जाए, नए बिजनेसेस में कितना और कैपिटल लगाया जाए और ट्रेडिशनल कैश जनरेटिंग बिजनेसेस के साथ इसका बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। क्या नई लीडरशिप के अंडर ग्रुप का अप्रोच भी बदलेगा? आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दूसरी स्टोरी में 2026 में ये 5 आईपीओज ऐसे रहे जिनकी लिस्टिंग तो काफी कमजोर थी या स्टॉक इश्यू प्राइस के आसपास ही रहा, लेकिन उसके बाद इन्हीं स्टॉक्स ने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को। इसमें सबसे पहला नाम आता है ओमनी टेक इंजीनियरिंग का। इसका आईपीओ इस साल फरवरी में आया था, प्राइस था 227 रुपए, लेकिन 5 मार्च यानी लिस्टिंग डे पर स्टॉक अराउंड 10% गिर गया। लेकिन उसके बाद स्टॉक इश्यू प्राइस से 179% ऊपर गया टिल अगस्त 12। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर रहा सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स। इसका इशू प्राइस 1352 रुपीस था और स्टॉक लिस्टिंग डे यानी कि 11 मार्च को 7% ऊपर क्लोज हुआ था। लेकिन उसके बाद ये स्टॉक अराउंड 111% बढ़कर 2846 रुपीस तक पहुंच गया है टिल 12 अगस्त। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 124 रुपए के इशू प्राइस के अगेंस्ट स्टॉक लिस्टिंग डे यानी कि 28 जनवरी को 11% गिर के अराउंड 109 रुपीस पर क्लोज हुआ था। 12 अगस्त तक ये स्टॉक इशू प्राइस से अराउंड 126% ऊपर है। सिमिलरली, अमागी मीडिया लैब्स जनवरी में लिस्टिंग डे पर इशू प्राइस से 3.6% नीचे क्लोज हुआ था, लेकिन बाद में ये स्टॉक
स्टॉक 70% रैली कर चुका है। गॉडियम आईवीएफ एंड विमेन हेल्थ भी फरवरी में मॉडेस्ट 1.87 यानी ऑलमोस्ट 2% लिस्टिंग गेन के बाद अब 54% से ज्यादा ऊपर जा चुका है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जितने भी आईपीओस मैंने आपको बताया उनका सब्सक्रिप्शन नंबर काफी ज्यादा अच्छा था। ओमनीटेक का एग्जांपल लीजिए, रिटेल सब्सक्रिप्शन सिर्फ 0.33 टाइम्स था और ओवरऑल इशू 1.17 टाइम्स सब्सक्राइब था। सेडेमैक का रिटेल पोर्शन सिर्फ 0.19 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था डिस्पाइट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2.16 टाइम्स। कंपेयर दैट विद अमागी, जो इस ग्रुप का सबसे हेवीली सब्सक्राइब्ड आईपीओ था विद ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑफ 17.08 टाइम्स। और फिर भी वीकली सब्सक्राइब्ड ओमनीटेक और सेडेमैक जैसे स्टॉक्स ने बाद में मैसिव रैलीज दे दी। मतलब कि सब्सक्रिप्शन लेवल भी फ्यूचर स्टॉक परफॉर्मेंस की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो लिस्टिंग डे पर स्टॉक क्यों गिरता है इवन व्हेन बिजनेस पोटेंशियली स्ट्रांग हो? इस पर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि लिस्टिंग डे प्राइस पर शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट, वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी और इन्वेस्टर पोजिशनिंग का काफी इंफ्लुएंस होता है। ग्रे मार्केट में पोजीशंस अनवाइंड होना या कुछ इन्वेस्टर्स का लिस्टिंग गेन लेकर इमीडिएटली एग्जिट करना भी स्टॉक पर प्रेशर डाल सकता है। लेकिन लिस्टिंग के कुछ क्वार्टर्स बाद, कुछ टाइम बाद थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है, बदल सकती है। अगर कंपनी बेटर दैन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को डिलीवर करती है, रेवेन्यू या मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, ऑर्डर बुक स्ट्रांग होती है या इंडस्ट्री कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं, तो एनालिस्ट्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने ओरिजिनल असम्पशंस रिवाइज कर सकते हैं। सेडेमैक और ओमनीटेक के केस में टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ्स, इंडस्ट्री टेलविंड्स और स्ट्रांग बिजनेस परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना गया। इन्वेस्टर्स को इसीलिए सिर्फ आईपीओ लिस्टिंग ये नहीं बल्कि डिलीवरी वॉल्यूम्स, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग और अर्निंग्स ग्रोथ को भी ट्रैक करना इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, क्या आपके लिए भी किसी स्टॉक ने ऐसी सरप्राइज रैली दी है? आईपीओ लिस्टिंग फ्लॉप रहा हो बट उसके बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस? शेयर कीजिए कमेंट्स में। तीसरी स्टोरी में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का मानना है कि एआई चिप्स गोल्ड और सिल्वर की तरह ही एक नया इन्वेस्टेबल एसेट क्लास बन सकते हैं। आज तक जीपीयूज को लार्जली एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की तरह देखा जाता था। कंपनीज जीपीयूज खरीदती थी, उन्हें एआई मॉडल्स ट्रेन करने और रन करने के लिए यूज करती हैं और टाइम के साथ हार्डवेयर की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। जेनसन हुआंग ये कह रहे हैं कि एआई के केस में पिक्चर फंडामेंटली चेंज हो रही है। उनके अकॉर्डिंग एआई में कंप्यूट खुद रेवेन्यू जनरेट करता है। मतलब कि जीपीयू सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक प्रोडक्टिव एसेट है जो कि बिजनेसेस को एआई सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और डायरेक्टली इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट कर सकता है। इसी लॉजिक के बेसिस पर एनवीडिया एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए टाइप के एसेट के फॉर्म में पोजीशन कर रहा है। एनवीडिया का यह मानना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग लिव्ड, प्रोडक्टिव, फ्लेक्सिबल और स्टैंडर्डाइज्ड हो सकता है। इसीलिए थियोरेटिकली इसके अगेंस्ट लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी रेज की जा सकती है। इसीलिए कंपनी ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, गोल्डमैन सैक्स और बाकी लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को साथ ला रही है और इसका टारगेट टाइम के साथ $500 बिलियन से ज्यादा थर्ड पार्टी कैपिटल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट में लगाने का है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। हिस्टोरिकली जीपीयूज को रैपिडली डेप्रिशिएटिंग टेक्नोलॉजी हार्डवेयर माना जाता था, लेकिन एनवीडिया अब इन्वेस्टर्स को यह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि एआई कंप्यूट को सिर्फ हार्डवेयर की तरह नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखा जाना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट मॉडर्न इकोनॉमी के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं, वैसे ही एआई के एरा में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिटिकल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फाइनेंसिंग का मॉडल चेंज हो सकता है। कंपनीज को हर बार अपनी बैलेंस शीट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करके जीपीयूज और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इंस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइडर्स इंडिपेंडेंटली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं। लेकिन क्या इन्वेस्टर्स जेन्युइनली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म एसेट की तरह ट्रीट करेंगे? बिकॉज एआई ट्रेड में इस साल काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। एक तरफ हाइपरस्केलर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनालिस्ट्स ने यह क्वेश्चन उठाया है कि इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में एक्चुअल रिटर्न्स कितने जनरेट होंगे। अगर एआई डिमांड सस्टेनेबली ग्रो करती है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी रेवेन्यू जनरेट करती है और जीपीयूज का प्रोडक्टिव लाइफ इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन से लॉन्गर होता है, तो एनवीडिया का मॉडल काफी पावरफुल हो सकता है। लेकिन अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरबिल्डिंग होती है या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं आते हैं, तो ये फाइनेंसिंग मॉडल भी टेस्ट होगा। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आते हैं ट्रेंडिंग न्यूज पर। फ्रांस के प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंडिया में रफाल की फाइनल असेंबली लाइन सेटअप की जा सकती है और ये डसॉल्ट के फ्रांस के बाहर
पहली रफाल असेंबली लाइन होगी। इसके लिए डसॉल्ट ने टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप प्रपोज की है एज पर द प्रिंट रिपोर्ट। बट स्टोरी यहां पर सिर्फ टाटा की नहीं है। MBDA जो कि रफाल के मिसाइल्स बनाता है, L&T के साथ पार्टनर कर सकता है एज पर द सेम रिपोर्ट। थेल्स जो कि एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में है, महिंद्रा ग्रुप के साथ काम कर सकती है। और इंजन मेकर सफ्रान HAL के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, जिसमें रफाल के साथ इंडिया के फ्यूचर AMCA प्रोग्राम का काम भी इंक्लूड हो सकता है। ये सब द प्रिंट की रिपोर्ट के हिसाब से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इंडिजनाइजेशन पे कितना फोकस है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया ने लोकली मैन्युफैक्चर्ड रफाल के लिए मिनिमम 40% इंडिजिनियस यानी कि इंडिया में बना हुआ कंटेंट मांगा है, जो फाइनल प्रोडक्शन बैच में 60% तक बढ़ाना है। डसॉल्ट का प्रपोजल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल सोर्सिंग के थ्रू ये टारगेट अचीव करने का रोड मैप देता है। तो ये सिर्फ 114 फाइटर जेट्स की डील नहीं होने वाली है, ये इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। कमेंट कीजिए डील इफ यू वांट टू नो कि इस डिटेल में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फायदा उठा सकती हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा पसंद आई ये भी शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.